नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा 10वीं का जो हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2023 का। इसमें ये आपका तीसरा वीडियो है। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, एक बार आप लोग को रिकॉल कर दे रहे हैं किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा, किरण पुंज के आपको बताए थे कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। किरण पुंज का जो पहला प्रकार था वो था अपसारी किरण पुंज, दूसरा था अभिसारी किरण पुंज, याद रखिएगा, दूसरा था अभिसारी किरण पुंज और तीसरा था आपका समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज के कितने प्रकार, 3। अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जहाँ से किरणें एक ही बिंदु से निकलती है। याद रखिएगा, जब किरणें एक ही बिंदु से निकलेगी तो ये हो जाएगा आपका अपसारी किरण पुंज। और जहाँ पर किरणें एक ही बिंदु पर मिलेगी, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर किरणें जो है एक ही बिंदु पर मिलेगी तो यहाँ से निकल रही है तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज, यानी पहला प्रकार। दूसरा, जहाँ पे किरणें एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है, तो इसको बोलते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। और जहाँ पर किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो इसको बोलते हैं हम समांतर किरण पुंज। तो मुझको विश्वास है आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कि प्रकाश का गुण, जितने लक्षण होते हैं प्रकाश के, उसमें से जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो जाते हैं आपके लाइक से। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट, प्रकाश का गुण। आइए देखिए, प्रकाश का गुण क्या क्या होता है। देखिए, प्रकाश के बारे में आप लोग जानते हैं और जितने इसकी क्वालिटी है, जितना इसका गुण है, इसके सिद्धांत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए। देखिए, पहला जो गुण होता है प्रकाश का, कि प्रकाश जो होता है सरल रेखीय पथ पर गति करता है। सरल रेखीय का मतलब होता है ऋजु रेखीय। प्रकाश कभी भी ऐसे ऐसे सीधा तो जाता नहीं है, आप लोग देखे होंगे प्रकाश हमेशा कैसा जाता है, सीधा जाता है। तो पहला इसका गुण ये हो गया कि प्रकाश ऋजु रेखीय पथ पर गति करता है। याद रखिएगा, पहला इसका लक्षण हो गया कि प्रकाश ऋजु रेखीय पथ पर गति करता है, पथ पर गति करता है। ये हो गया इसका पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या होता है, ध्यान से समझिए। प्रकाश जो होता है, आप लोग को मालूम है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, तो आप लोग को मालूम होगा कि जब कोई भी आवेशित जो कण है, जैसे कि आप लोग का दूसरा जो खंड है विद्युत, उसमें आपको बताऊंगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, कि कोई भी जो आवेशित कण है जब कंपन करता है तो उस कंपन से जो तरंग उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। और प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही गति करता है। तो दूसरा इसका क्वालिटी क्या होगा, इसका गुण क्या हो गया कि प्रकाश जो है, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, तरंगों के रूप में गति करता है, ठीक है। दूसरा गुण हो गया। पहला गुण, प्रकाश ऋजु रेखीय पथ पर चलता है, यानी सरल रेखीय पथ पर चलता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, गति करता है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है तो याद रखिएगा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं है, आप लोग को मालूम है कि सूर्य से प्रकाश हमारे यहाँ आता है तो वायुमंडल से बाहर तो कोई माध्यम ही नहीं है, वायुमंडल से बाहर कोई माध्यम नहीं है। जैसे समझिए, यहाँ पे होगी पृथ्वी, इसका हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र, और ये प्रकाश आता है सूर्य से, तो इसके बाहर तो कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश चला रहा है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश बिना माध्यम का भी चल सकता है, यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब जानते होंगे, एक ऐसा स्थान जहाँ हवा भी उपस्थित न हो, उस स्थान को हम कहते हैं निर्वात। याद रखिए, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। ये हो गया तीसरा आपका लक्षण। और निर्वात में जो इसकी चाल होती है, याद रखिए, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो चौथे गुण में इसको रख लीजिए। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होता है 3 × 10⁻⁻⁴
8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चाल होता है। और याद रखिए प्रकाश की चाल को सी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। प्रकाश की चाल को किससे इंडिकेट करते हैं, सी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। उसके बाद अगला इसका लक्षण होता है, अगला इसका गुण ये होता है कि प्रकाश, देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। 9th क्लास में आप लोग तरंग के बारे में थोड़ा भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एक आपको परिभाषा बताया गया होगा। देखिए तरंग किसे कहते हैं, तो आप लोग को मालूम है कि तरंग जो होता है वह श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। देखिए यानी ऊपर जो होता है ये एक श्रृंग होता है, नीचे क्या होता है, गर्त होता है। और एक श्रृंग और एक गर्त द्वारा जो चली गई दूरी होती है एक तरंग कहलाता है। और एक तरंग में जितना दूरी तय किया जाता है तरंग के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। याद रखिए किसी भी तरंग के द्वारा एक तरंग पूरा करने में जो उसके द्वारा दूरी तय किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। याद रखिए यहाँ से इसको हम तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। तो हमको यहाँ पे ये समझना है कि प्रकाश तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब जब तरंगों के रूप में चलता है तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। याद रखिए प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। याद रखिएगा होता है। प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो प्रकाश की किरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होता है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम। ये डाटा जो है कहीं कहीं आपको 3800 से 7800 मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 4000 एंगस्ट्राम से भी 8000 एंगस्ट्राम मिल जाएगा। ये एक्यूरेट डाटा है एनसीईआरटी का। 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम जो होता है, जो सूर्य की प्रकाश है उसकी किरण की तरंग दैर्ध्य होती है। याद रखिएगा। तो ये है प्रकाश के लक्षण। इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए देखिए प्रकाश का जो परावर्तन है ये बहुत ही व्यवहारिक चीज़ है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। परावर्तन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का किसी वस्तु से टकराना या वस्तु या पृष्ठ से टकराना और टकरा करके वापस जाना। ध्यान से समझिए, बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट ये हेडिंग है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। आइए देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही आसान और सरल हेडिंग है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए परावर्तन में होता क्या है, जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराता है तो टकरा करके पुनः वापस उसी माध्यम में चला आता है। जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराता है तो टकरा कर पुनः जब उसी माध्यम में चला आता है तो प्रकाश की उस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे समझिए परावर्तन तभी होगा जब माध्यम आपका अपारदर्शी होगा। अगर ये पारदर्शी माध्यम है तो याद रखिए परावर्तन नहीं हो पाएगा। समझिए जैसे परावर्तन की घटना आप लोग बचपन में बहुत छोटे पे आप लोग कराए होंगे। जैसे शीशा लेते हैं, जिधर से प्रकाश आता है तो उधर से आप परावर्तन कराए होंगे। तो अब जानते हैं वो जो घटना होती थी वो प्रकाश की परावर्तन की घटना होती थी, ठीक है ना। तो परावर्तन में हमको याद रखिए परावर्तन तभी होगा जब आपका जो ये तल है वो तल कैसा होना चाहिए, वो तल होना चाहिए अपारदर्शी। अगर जो पारदर्शी रहेगा तो प्रकाश जो है यहाँ से इस पार आ जाएगा। तो तल कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए मान लीजिए कोई किरण यहाँ पे आ रही है और इससे टकरा रही है। ये जो किरण आ रही है जब इससे टकराएगी तो इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इधर पॉलिश किया गया है। ये होता क्या है कि यहाँ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चली जाती है और इसका नियम होता है, ध्यान से समझिएगा, कि जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से जाएगी। तो पहले तो हमको समझना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो कहा जाता है कि जब किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, यानी टकराती है, तो जब टकरा कर वह पुनः पहले ही माध्यम में लौटकर चली जाती है तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं। तो ये हो गई किरण जो टकरा रही है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और जो यहाँ से टकरा कर जा रही है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि परिवर्तन तो यहीं हो रहा। तो ये हो गई आपतित किरण, यहाँ से टकरा कर गई परावर्तित किरण। और इसके बीच में एक काल्पनिक लंब माना जाता है यहाँ पे। याद रखिएगा इसको हम अभिलंब बोलते हैं। याद रखिए इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। जो किरण आई इसको बोलेंगे आपतित किरण। याद रखिए ये होती है आपतित किरण। आपतित किरण
आपतित किरण आपको याद होना चाहिए। आपतित किरण कैसे याद रखेंगे, नहीं जो टकरा रही है, जैसा संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे, पतित शब्द का अर्थ होता है गिरना। देखो यहाँ से ये गिर रही है, गिर रही है, इसका मतलब कौन सी किरण है, आपतित किरण है। जो किरण यहाँ से टकरा कर, यानी परिवर्तन तो यहाँ हो रहा है, तो परिवर्तन के पश्चात जो किरण यहाँ से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। याद रखिएगा, परिवर्तन के पश्चात जो किरण यहाँ से निकलती है इसको बोलते हैं हम क्या, परावर्तित किरण। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये हो गया परावर्तक तल, ये होगी आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। बीच में काल्पनिक लंब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। याद रखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। याद रखिए, इसको भी लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम परावर्तक तल। ये होता है परावर्तक तल, ठीक है। ये हो गया प्रकाश का परिवर्तन। इसमें कुछ पॉइंट आपको नोट करना है। देखिए क्या नोट करना है, ये हो गया अभिलंब और ये हो गई आपतित किरण। तो दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ये वाला, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से इंडिकेट करते हैं। याद रखिए, आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए जो कोण होता है, बना हुआ जो कोण होता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको इंडिकेट करते हैं आई से। उसके बाद दूसरा होता है यहाँ पे, ये हो गई कौन सी किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। इसको इंडिकेट करते हैं आर से। आइए कंप्लीट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौटकर चली जाती है। इस घटना को या इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जो किरण इस पृष्ठ पर टकरा रही है उसको बोलेंगे हम आपतित किरण। जिस पृष्ठ पर टकरा रही है उसको बोलेंगे परावर्तक तल। टकराने के पश्चात जो जा रही है वो हो गई परावर्तित किरण। दोनों किरणों के बीच खींचा गया काल्पनिक लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है और किस प्रकार किसको क्या कहा जाता है। अब उसके बाद इसमें पढ़ना हम लोग को कि परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। परिवर्तन का नियम लिखिए और परिवर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए समझिए, पहला नियम क्या है, तो परिवर्तन के सबसे पहले तो याद रखिएगा कि परिवर्तन के दो नियम होते हैं। याद रखिए कि परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, ध्यान से देखिए। पहला नियम ये है कि ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। ये तीनों जो है एक ही तल में है। तो पहला नियम तो यही हो गया कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। परिवर्तन के नियम में पहला हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा इसका नियम होता है कि आपतन कोण जो होता है, कोण आई जो होता है, वह कोण आर के बराबर होता है। यानी आपतन कोण आपके परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो गया। और दूसरा इसका नियम क्या होता है कि आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। नहीं, जिस एंगल पर यदि 45 डिग्री आई का मान है तो ये भी 45 रहेगा। यदि 60 डिग्री इसका मान हो गया तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। यानी जिस एंगल पर ये किरण गिरेगी यहाँ से, यानी आपतित होगी, उसी एंगल पर यहाँ से परावर्तित होगी। ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा किसी भी चीज़ को। जैसे कोई बॉल है, गेंद देखिए, जिस एंगल पर उसको थ्रो करते हैं आप, अगर क्रिकेट विकेट थोड़ा भी आप लोग खेले होंगे तो अगर जिस एंगल पर थ्रो करेंगे उसी एंगल पर वहाँ से वो बाउंस होता है। एंगल की बात होती है। जैसे गेंद को उठाइए, ठीक है ना, गेंद को उठाइए और सीधा मारिए, तो जब हम सीधा मारेंगे नीचे का सरफेस एकदम बराबर है तो एकदम गेंद सीधी आती है। परिवर्तन कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर काम कर रहा है। परिवर्तन अधिकांशतः यानी लगभग 99% जो चीज़ें हैं वहाँ पर परिवर्तन काम करता है। ध्वनि का परिवर्तन वैसा ही होता है जैसा कि प्रकाश का परिवर्तन होता है। तो इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। बहुत व्यवहारिक चीज़ है और आसान भी चीज़ है। आइए, तो ये जो हो गया परावर्तित किरण और परिवर्तन का जो नियम है आप लोग समझ चुके होंगे। आइए इसका जस्ट आगे वाला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग इसके बाद जस्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विथ राकेश सर। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।